वेलकम टू एस एजुकेशन। एस एजुकेशन में अब तक हमने बिहार बोर्ड परीक्षा 10th क्लास का जो 2024 का है उसके इतिहास विषय को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, लघु उत्तरीय प्रश्न को। आज से भूगोल का सीरीज शुरू कर रहे हैं। भूगोल के टोटल 28 प्रश्न रहेंगे। जिस तरह से 28 प्रश्न इतिहास के थे उसी तरीके से। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं? लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, और ये जो अयस्क है उसमें कितने प्रतिशत लोहा का अंश पाया जाता है इस पर डिपेंड करता है कि उसका क्वालिटी कैसा है। तो पहला है मैग्नेटाइट, इसमें 70% लोहा पाया जाता है। दूसरा है हेमाटाइट, और इसको औद्योगिक लौह अयस्क भी कहा जाता है, जो कि जितने भी उद्योग हैं वहाँ सबसे अधिक इसी का उपयोग किया जाता है और ये सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसमें 50 से 60% तक लोहांश उपस्थित होता है। अगला है लिमोनाइट, इसमें 40 से 60% तक लोहे का अंश उपस्थित होता है इस अयस्क में। और आखिरी है सिडेराइट, जो बहुत ही निम्न कोटि का लोहा अयस्क है और इसमें 40% से भी कम लोहा पाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृदु जल क्या है? तो वैसा जल जिसमें लवण आदि नहीं पाए जाते तथा साबुन का झाग आसानी से बनता है उसे मृदु जल कहते हैं। और मृदु जल ही हम लोग पीने के काम आता है। जो भी लोग घरेलू काम करते हैं उन सब में मृदु जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेज कहते हैं, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक कानून द्वारा बनाए गए हैं ताकि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो इसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है? तो फसल चक्रण किसे कहते हैं, पहले उसे जानते हैं। तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। विभिन्न फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता का ह्रास हो जाता है। यानी कि अगर हम कंटिन्यू कोई ना कोई फसल जो है, रबी फसल लगा रहे हैं, फिर उसको काट रहे हैं, फिर खरीफ फसल लगा रहे हैं, इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी का उर्वरक क्षमता समाप्त होने लगता है। तो इसके पुनः पूर्ति के लिए जो है क्या करना पड़ता है, जैसे अगर रबी की फसल लगी है तो बीच बीच में दलहनी या तिलहनी पौधे, यानी कि दाल के पौधों को अगर बीच में लगाया जाए तो उससे क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजनीकरण का जो होता है प्रोसेस, वो पौधे के द्वारा होता है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं और इस तरह से फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है। 5वां प्रश्न है, वन विनाश के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो किसी भी देश के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके अंदर कम से कम 33% भाग पे वनों का होना जरूरी है। अगर इससे कम है तो वो क्षेत्र जो है खतरे के निशान में आता है। तो वन विनाश का जो 2 कारण है मुख्यतः, वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वैसे वैसे रहने के लिए आवास, उद्योग लगाने के लिए स्थान, जो अस्पताल बनाने के लिए या कृषि के कार्य के लिए जो पड़ती भूमि की आवश्यकता, इन सब के कारण क्या होता है कि वनों की कटाई की जाती है और उस क्षेत्र पर जो है जनसंख्या वृद्धि का असर होता है। अगला दूसरा जो है वो है रेल मार्ग, सड़क मार्ग या विभिन्न प्राधिकरण है, उसके कारण जो है वनों की कटाई करके उस जगह पे जो है इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो ये 2 मूल कारण है वन विनाश का। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? तो भारत में चूने पत्थर का 76% 76% सीमेंट उद्योग में, यानी कि सबसे अधिक किसमें उपयोग में आता है, वह सीमेंट उद्योग, 16% लौह इस्पात उद्योग में और 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का। इसके अलावा जो बाकी का शेष 4% बचता है उसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग में किया जाता है। 7वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण के तो कई उपाय हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 उपाय कहा गया है। हम यहाँ पे 3 उपाय की चर्चा करेंगे। मृदा संरक्षण के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वृक्षों की कटाई और अनियमित पशुचारण पर रोक लगाकर। वृक्ष की जड़ें क्या करते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, जिससे
मृदा संरक्षण की क्रिया होती है। दूसरा है फसल चक्रण। अभी इससे पहले के प्रश्न में हमने डिस्कस किया कि फसल चक्रण से क्या है, मृदा की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। तो मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्रण का उपयोग करके भी जो है संरक्षण किया जा सकता है, और जो पहाड़ी ढाल है उस पर समुच्च रेखीय खेती करके जो अपरदन का क्रिया है उसको रोका जा सकता है। 8वां प्रश्न है, संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो संसाधन वो होता है जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं। तो संसाधन नियोजन का मतलब हुआ कि जो भी संसाधन है उसको किस तरह से प्लानिंग करके उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि उसका उपयोग हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, और यही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो संसाधनों के नियोजित तथा विवेकपूर्ण उपयोग की रणनीति को संसाधन नियोजन कहते हैं, और इसके 3 सोपान होते हैं, यानी कि 3 स्टेज में इसको समझ सकते हैं। पहला है संसाधनों की सूची तैयार करना। किसी भी राज्य या देश के क्षेत्र में जो संसाधन कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं उनकी एक सूची तैयार करना। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी कि पहले किसी देश में कहाँ कहाँ कौन से संसाधन की उपलब्धता है उसकी सूची तैयार करने के बाद उस संसाधन का किस तरह से विकास किया जा सकता है, और प्रौद्योगिकी की मदद से, और जो एक उसको किस तरह से उसका खनन किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, उसका एक नियोजन का ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि जो भी संसाधन किसी देश में होता है वो राष्ट्र की संपत्ति होता है, तो इन दोनों के बीच समन्वय करना आवश्यक है। 9वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो देशों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या था कि हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर उसको बनना था, और तब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का, नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तो उसी से संबंधित है बहुउद्देशीय परियोजना। तो देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के कई उद्देश्य थे, जैसे बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकना, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जलापूर्ति, सिंचाई, परिवहन, मनोरंजन, पर्यटन और इस तरह की कई चीज़ें। तो इन परियोजनाओं के कई उद्देश्य होने के कारण ही इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। एक एक नदी घाटी परियोजना में कई उद्देश्य जुड़े होते हैं, और कई उद्देश्यों के जुड़ने के कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। 10वां प्रश्न है, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो बिहार में जो भी नहरें हैं उनको बनाने में या फिर उसके विकास में, रख रखाव में किस तरह की समस्याएं आती हैं। तो बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है भूमि अधिग्रहण की समस्या। जिस स्थान पर नहरों का विकास करना है उसके आसपास के क्षेत्र के लोग अगर अपनी भूमि नहीं देना चाहे तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है नक्सली समस्या। हमारा बिहार नक्सलियों की समस्याओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो ये भी बहुत बार सरकार के द्वारा जब नहर के विकास का प्रयास किया जाता है तो ये समस्या उठ खड़ी होती है। तीसरा है निर्माण संबंधी समस्या। निर्माण संबंधी समस्या ये है कि कहीं धरातल समतल है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो ये भी निर्माण संबंधी समस्याएं आती है। चौथा है स्थानीय और सामाजिक समस्याएं, और 5वां है पूंजी का अभाव। कई बार कम पूंजी के अभाव के कारण कार्य अधूरा रह जाता है। तो ये जो है 5 प्रमुख समस्याएं हैं बिहार में नहरों के विकास से। आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन भी पसंद आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।